अस्सलाम वालेकुम। फैसला आपका में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, सदियों पर मुहित अफ़गानिस्तान की अगर तारीख उठाकर देखें तो इससे साबित होता है, ये बात साबित होती है कि इसे कभी किसी बैरूनी ताकत ने फतह नहीं किया, कोई इसको फतह करने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि हमेशा से ये बैरूनी क़ुव्वतों के लिए, बैरूनी ताकतों के लिए एक कब्रिस्तान साबित हुआ। आज 20 साल बाद जब अमरीकी फ़ौज और नेटो अफवाज वहाँ से इनखला हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, और उससे भी बढ़ के आज की एक क्लिप, एक डेढ़ मिनट का एक क्लिप था, वो क्लिप आज काबुल का क्लिप है कि जहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के दौरान 3 रॉकेट फायर हुए, और इस दौरान हमने देखा कि नमाज में जो है वो मुकम्मल इंटैक्ट रही, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। ये वो जज्बा है जो अफगान कौम को, चाहे वो तालिबान के हवाले से हो, चाहे वो इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत में हो, हम अगर कौम की बात करें मिन हैसिल कौम, तो ये साबित करता है कि ये वो निडर लोग हैं जो नहीं डरते मरने से, जो नहीं डरते हथियारों से। आपको इनसे अगर बात करनी है तो इनको कायल ही करना होगा, टेबल टॉक पे ही, मुज़ाकरात के जरिए ही आप इनसे बात कर सकते हैं। तो आज ये एक मैसेज जो है वो गया। इसमें एक दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तालिबान ने सलामी दे दी है बाकायदा काबुल के अंदर, और मामला कहां तक जाते हैं आज के प्रोग्राम में इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्जियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साजिद तारड़ भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपकी तरफ आता हूं सबसे पहले कि इस वक्त आज की ये जो 1-1.5 मिनट की क्लिप है, क्या मैसेज गया है इसका पूरी दुनिया में? क्योंकि नहीं डरते ये लोग किसी से, इनसे सिर्फ और सिर्फ आप मुज़ाकरात से ही बात कर सकते हैं, टेबल टॉक से ही बात कर सकते हैं, और यही रास्ता पाकिस्तान आगे आके लेकर चला। तो ये पिछले 20 साल की जो बैरूनी क़ुव्वतों की जो जितनी भी एफर्ट्स थी वो बेकार हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक मैंने सुना है, इसकी जिम्मेदारी कबूल की है आईएस ने, दाइश ने। इसका मतलब यह है कि तालिबान का ये गालिबन काम नहीं है, और ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि तालिबान जो है वो इस तरह सिविल पॉपुलेशन वगैरह के ऊपर मारते भी नहीं, वो रॉकेट्स वगैरह, और उन्होंने कहीं भी सिविल पॉपुलेशन के ऊपर हमले नहीं किए। वो लगातार फोर्सेस के खिलाफ ही लड़ते रहे, और आज भी उनकी पॉलिसी ये है कि वो इन 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 जगहों पे, यानी काबुल या जो उनके जिले हेडक्वार्टर हैं या सूबाई हेडक्वार्टर हैं, उनकी पॉलिसी ये है कि उनके ऊपर वो फिलहाल कोई हमला नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बिलाखिर मज़ाकरात से अगर मामला हल होना है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ाकरात को आगे प्रमोट किया जाए, और ये उनके लीडर्स बार बार कह चुके हैं। और अभी मुल्ला हैबतुल्लाह का बयान, जो उनका अमीर हैं, उनका बयान भी बिल्कुल वाज़े आया है कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि मज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन मसला ये है कि अशरफ गनी, जो कि बावजूद इसके कि खतरे में है, उसकी हुकूमत जो सिमट के थोड़े से इलाकों में रह गई है, उसके बावजूद वो खुदगर्जी का शिकार है, और वो अपने आप से आगे नहीं देखता। जब अमेरिका ने भी पीस प्लान इनको दी थी, जिसकी इस्तांबुल में बातचीत होनी थी, तो उसने उसकी बजाय अपनी एक प्लान उसमें ठोक दी। नतीजा ये है कि वो भी ना आगे मामला चल सका इस्तांबुल वाला। तो असल रुकावट, हम बार बार कहते रहे कि स्पॉयलर्स हैं यहाँ पे, और अशरफ गनी सबसे बड़ा स्पॉयलर है, और इसके साथ फिर वो भारत मिला हुआ है। और जब हम अशरफ गनी के स्पॉयलर होने का कहते हैं, तो आप ना भूलिए कि भारत उसके साथ शरीक है। वो 100% भारत के ईमा पे काम कर रहा है, वही जबान बोलता है। अगर वो उसको अमन अजीज हो तो गिव एंड टेक की बुनियाद पे कुछ तालिबान की बात मानी जाए, कुछ अपनी मानी जाए, और कर करा के तो आप अपने मुल्क में एक अमन ला सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको अवाम के अमन की फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है अपनी हुकूमतों की। और यही वजह है कि ये मज़ाकरात कि वो अगर बदअमनी रहेगी तो उनकी हुकूमत जो है वो प्रोलॉन्ग करेगी। अच्छा, जनरल साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। अंदलीब अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे आने से पहले मैं साजिद तारड़ की तरफ चलूंगा। साजिद साहब, बात की जाती है, हम कहते हैं कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, उन मुज़ाकरात में ईद से पहले, अब तो ज़ाहिर है कि ईद के बाद ही वो मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान जो मुज़ाकरात एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था जिसमें तालिबान को शरीक नहीं था, उनको दावत नहीं दी गई थी।
अब इट्स रिटन ऑन द वॉल कि वहां पे सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं आगे आने वाले वक्तों में वो तालिबान होंगे, लेकिन उनको इस प्रोसेस में शरीक नहीं किया जा रहा था। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस क्या मायने रखेगी, कितनी मीनिंगफुल होगी? क्योंकि इसके पैरेलल दोहा में हम देख रहे हैं कि दोनों फरीक वहां पे खुद भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। तारण साहब, देखिए, मेरे ख्याल में इसका सियासी हल के अलावा इसका कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। और लेकिन तालिबान की तरफ से थोड़ा सा रिसेंटली रिलेशनशिप में स्ट्रेन आया है। आपने ये भी नोट किया होगा कि जब अफगान सफीर की लड़की, जब यहाँ पे वो जो ड्रामा रचाया गया इस्लामाबाद में, उसमें भी तालिबान का मिला जुला सिग्नल आया था। तो इसमें मेरे ख्याल में तालिबान और पाकिस्तान, जिस तरीके से आपने देखा है कि अफगानिस्तान के रिलेशनशिप डायरेक्टली कंटीजेंट विद पाकिस्तान, तो इसमें जिस तरह के अभी जनरल साहब फरमा रहे थे, हैबतुल्लाह साहब ने भी कहा, अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, और दोबारा रिस्टोर होने जा रही है सारी पीस प्रोसेस जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन उसमें तालिबान अफगान कॉन्फ्रेंस, ये खासकर ये सिलसिला जो अभी डिप्लोमेट्स वापस जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक शेकअप हुआ है। लेकिन जिस तरह मैं यहाँ पे वाशिंगटन डीसी से देख रहे हैं इस चीजों को, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 चीजें, जोहर टाउन का अटैक, उसके बाद दासू डैम का, और उसके बाद अफगान जो एम्बेसडर साहब की बच्ची का, ये सारी चीजें अगर देखें तो सारे इशारे एक ही जगह पे जा रहे हैं। पाकिस्तान को उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर अटैक्स हैं, उसकी गुडविल के ऊपर अटैक्स हैं। तो ये सारी चीजें देखें तो इनके निशान एक ही जगह पे जाते हैं। मेरे ख्याल में अफगान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान एक की रोल अदा करेगा, तालिबान उनके साथ आएंगे। आपने देखा होगा जिस तरीके से पेशावर और क्वेटा और बॉर्डर एरिया में तालिबान की सपोर्ट हासिल है, लोग पॉपुलर, तालिबान वहां पे पॉपुलर हैं। और जिस तरीके से तालिबान जो है वो पाकिस्तान के बगैर मेरे ख्याल में अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। आपके पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं। अंदलीब अब्बास, ये फरमाइएगा कि सबसे पहले क्विक जरा मैं चाहूंगा इस पे, ईद के बाद जो कॉन्फ्रेंस होगी, अमन के हवाले से डायलॉग होगा, क्या उसमें तालिबान को इनवाइट कर रहा है पाकिस्तान? और अगर नहीं कर रहा तो फिर क्या, कितने मायने खेज होंगे ये मुज़ाकरात? जी शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी हमारा जो विजन है कि इस रीजन में अमन हो। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो 20 साल से जो बात कह रहे थे, आज सारे उस पे आ गए हैं। अमेरिका भी उस बात को मान गया है। अफसोस ये है कि उस दौरान कोई मिलियंस ऑफ लोग इसमें ज़ाया हो गए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़ाया हो गए, लेकिन वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंगेज होके कोशिश करे कि उनके आपस के जो डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर हो रही है, इंस्टेबिलिटी हो रही है, उसको कम करने के लिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये एक्सक्लूसिवली थी जो गवर्नमेंट के उनके पुराने लोग, जैसे हामिद करज़ई भी थे और इनमें करंट लोग भी हैं। ये एक इंट्रा अफगान गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस थी कि उनको समझाया जाए कि भाई अब ये एक रियलिटी है तालिबान की, और आप क्या प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चूंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा थी, तो तालिबान वर नॉट इनवाइटेड। तालिबान के साथ साइमल्टेनियसली एक हमारी बातचीत वैसे भी जारी है, और एक अलहदा कॉन्फ्रेंसेस भी उनके साथ हो रही हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस उस लिहाज से थी, और इस पे हम चाह रहे थे कि अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम अशरफ गनी हुकूमत के कहने पे इसको मौखर कर देते हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं, एनडीएस और रॉ से उसके खुरे जाके मिल रहे हैं काबुल और नई दिल्ली से। ये पूरा प्रोसेस जिसमें पाकिस्तान को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, अफगान सफीर के बेटी का जो ड्रामा इस वक्त सामने आया, पाकिस्तान का रवैया बहुत ज़्यादा मुफाहिमाना है इस वक्त। हम बहुत मनाने की, इस वक्त लग रहा है कि कोई रूठ गया, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनली तो हम देखते हैं कि सारी चीज़ें हमको दिखाई जाती हैं, वीडियोस भी दिखाई जाती हैं, पूरा जो एक डेटा जो है वो सब सामने रखा जाता है। लेकिन सिफारतकारी के तौर पर आप क्या करें, इंटरनेशनली आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए? मुझे मौका देंगे आप पूरी बात करने का, क्योंकि जब जी मुझे मौका दे पूरी बात करने का।
अच्छा जी, अब आप बात कर रहे हैं कि सिफारतकारी की। सिफारतकारी में यही तो सिफारतकारी होती है कि आपने अपना कंपोजर रखना है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो उस पर जिम्मेदारी है और जो हम निभाना चाह रहे हैं कि हमें सारे स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट करें। जब ट्रस्ट करेंगे तो तभी वो बैठेंगे, तभी एक दूसरे को यकीन करेंगे और तभी कोई नतीजा आएगा। अगर पाकिस्तान एक या दो या तीन या किसी की बात मानता है या नहीं मानता, और जैसे कि बहुत सारे अमेरिका है, बाकी है, मसला यही है कि वो झुकाव या एक तरफ है या दूसरी तरफ है, तो झुकाव नहीं होना। इसलिए हमने बहुत तरीके से, बहुत ही डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करना है। जहां तक अशरफ गनी साहब का ताल्लुक है, उनको प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा साफ और ट्रांसपेरेंट जवाब दिया उनको, और ये उनके ही फायदे में है और अफगानिस्तान के फायदे में है। हम गवर्नमेंट को इस प्रोसेस से ना निकाल सकते हैं, ना हम तालिबान को निकाल सकते हैं। किसी एक को निकालेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन होगा, वो तो सिविल वॉर कंटिन्यू रहेगी। जब तक कि ये सारे लोग जो हैं ये बैठ के एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं देख लेते, ये नहीं होगा। आपको पता है कि 20 साल से इमरान खान साहब एक ही बात कह रहे थे कि जी आपको बैठना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो अब अगर ये मौका आया है, ये मौका हमें ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि दो जो फरीक हैं वो इसके पूरे इसके दर पे हैं, एक तो इंडिया और एक इसराइल। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो भी हम चाहते हैं, ये जो रिएक्शन आया है कि जी उन्होंने अपने सफीर को वापस बुला लिया है, हमारे जो वजीर खारजा है उन्होंने उनसे बात की, उनके वजीर खारजा से उनसे कहा कि देखें अगर ये हो गया तो शिद्दत आ जाएगी, क्योंकि वो अगर फरीक नहीं बैठ के बात करना चाहते, चाहे एक फरीक भी ना करे, वो नामुकम्मल होगा। नामुकम्मल होगा तो एक कंसेंसस वाली गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी, और उसके बाद वायलेंस इतनी हो जाएगी, रीजन में होगी, रेफ्यूजीज आएंगे, आपको नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, बाकी नेबर्स को नुकसान होगा। तो हमने उज्बेकिस्तान में एक फोरम जो डेवलप किया कि पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जो कि नेबर्स हैं, जो कि स्पिल ओवर से इफेक्ट होते हैं, हमने इनको पूरा एक फोरम डेवलप किया है कि ये सारे मिलके कोशिश करेंगे कि सारे फरीक जो हैं, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठें। हम उनसे हमारी फेवरेट्स हों या ना फेवरेट्स हों, हमारे मुखालिफ हों या ना मुखालिफ हों, अफगानिस्तान में अमन के लिए सबको बैठना पड़ेगा, वरना वही होगा जैसे अमेरिका चला गया है, एक भी इनमें से फरीक उठ के चला गया तो वो फिर आपाधापी पड़ जाएगी और फिर जो है बदअमनी की तरफ चला जाएगा। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आऊँगा, और सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि जब सिफारती ताल्लुकात के हवाले से बात की जाती है तो वो इनफरादी शख्सियात के ऊपर नहीं होते, वो रियासतों के दरमियान होते हैं। और एक ऐसे वक्त में जो कि बहुत ही क्रूशल वक्त है पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते और अफगानिस्तान को लेके, एक वाकया जो कि साबित हो गया कि वो एक झूठा वाकया है, उसमें अफगानिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। तो ये इसका मतलब है कि ये खुद चाह रहे हैं कि हालात सही नहीं हो। काबुल हुकूमत जो है इस वक्त हालात सही नहीं देखना चाह रही, बेहतरी नहीं चाह रही, मुज़ाकरात को पनपना नहीं देखना चाह रही। देखिए, इस वक्त जो किस्सा था वो ये ताल्लुकात या दोनों मुल्कों के दरमियान ये सफारती मामलात का नहीं था। मैं जो समझ सकता हूँ वो ये है कि जो एम्बेसडर नजीबुल्लाह यहाँ थे, ये वक्त आ गया था कि उनको बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट यहाँ पे फेस करनी थी। झूठ खुल चुका था और अब बाकी भी उसके ताने बाने निकलने वाले थे, और लड़की को, उनकी बेटी को ग्रिल किया जा रहा है, क्योंकि अब जो सवालात, क्योंकि बहुत पहले तो सब झूठ बोल लिया, अब जैसे जैसे गुत्थियां खुलती हैं तो फिर आप उनको पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन करते हैं, आप डायरेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि बात उगलवाई जाती है। वो एम्बेरसमेंट से भागे। मेरा अपना अंदाजा है कि इस एम्बेसडर ने खुद रिक्वेस्ट की अपनी गवर्नमेंट को कि मुझे निकालें यहाँ से, वरना यहाँ पे सबके लिए शर्मिंदगी हो। तो ये तो निकल गया यहाँ पे। बाकी ये है कि एम्बेसडर वापस आएंगे उनके, लेकिन ये नहीं, इसको नहीं वो भेजेंगे कभी भी, वो किसी और को भेजेंगे। महीना लगा लें इसमें या और कुछ करें, एम्बेसडर आएगा जरूर, क्योंकि ये जो सूरत हाल एम्बेसडर का ना होना, वो तो आप अपने एक तरह से जो खिड़की जिससे ताज़ा हवा आ सकती है आपको, आपने वो बंद कर दी, तो वो तो नहीं करना चाहेंगे, वो खोलेंगे सही। और मेरा अपना ख्याल है कि इस एम्बेसडर की बजाय किसी और को भेजेंगे, उसमें वक्फा दे देंगे। असल कहानी मुझे यही लगती है। ठीक।
कि उसने एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ठीक है, ये अपने आप बिल्कुल का बिल्कुल ड्रामा ये वजन लगता करवाया, है, बिल्कुल वरना वजन लगता है। तारड़ साहब, अब सूरत हाल मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल, वहाँ पे हम काफ़ी अरसे से देख रहे थे कि उनका जो एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी मामला जो है वो टर्की संभालेगा। अमेरिका ने टर्की को आगे किया और टर्की एक वक्त में चाह रहा था कि पाकिस्तान भी उसे ज्वाइन करे, लेकिन तालिबान का मुसलसल ये कहना है कि वो अपनी सरजमीन पर किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी और फौजी की मौजूदगी वही समझी जाएगी कि उनके इलाके के ऊपर जो है वो कब्जा जारी है। ऐसे मौके पे क्या क्या कहेंगे, किस तरह से देखा जा रहा है, टर्की किस तरह से देख रहा है? देखिए, तैयब अर्दगान साहब ने अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है कि हम दोबारा नेगोशिएशन, दोबारा डायलॉग शुरू करेंगे तालिबान से, जिसको हैबतुल्लाह साहब जो स्पोक्स पर्सन है, जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बुरे तरीके से उसको डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा कि हम इस पे एग्री नहीं करेंगे। लेकिन उस पे अब देखें कि इस रीजन में जितना तनाव चल रहा है, जिस तरीके से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो है वो अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, और अमेरिका का जो सारा ट्रेंड है वो इंडिया की तरफ है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वहां की गवर्नमेंट भी इंडियन डिफेंस भी मांग रही है और दूसरी चीजें, और अमेरिका में एक इंप्रेशन लिया जा रहा है अभी तक कि 3 लाख सोल्जर जो वहां पे ट्रेन करके आए हैं, दे विल डिफेंड काबुल। तो एक बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त क्योंकि बॉर्डर्स जो सारे तालिबान टेक ओवर कर चुके हैं, इस वक्त काबुल की गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो काबुल एयरपोर्ट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पे टर्किश जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसा मुआहिदा कर पाएंगे तालिबान के साथ जो कि टर्की के लिए बेहतर हो। क्योंकि तालिबान देखें आज जिस तरीके से 3 सुबह आज उन्होंने बम ब्लास्ट हुए, रॉकेट उन्होंने फायर किए, और जिसने भी फायर किए, लेकिन एक चीज उसमें से सिग्नल आता है कि गनी साहब की गवर्नमेंट जो है वो कुछ दिनों की मेहमान है, वीक है। दैट सिंबलाइज दैट कि तालिबान इज ऑलमोस्ट उनकी रिट कमजोर है। जाहिर है कि काबुल के अंदर अगर दाइश भी कर रही है, ये तालिबान ने भी वो फायर किए, तो इसका मतलब है कि स्टेक के ऊपर है गनी साहब की हुकूमत। हमारा पूरा पैनल नाज़रीन मौजूद है और इस वक्त मजीद हम आगे लेके चलेंगे। कल अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अफेयर्स ज़ल्मी खलीलजाद की भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं अफगान सूरत हाल के हवाले से और पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंदिलीब अब्बास, आपकी तरफ आऊँगा। कल कौमी अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अफेयर्स ज़ल्मी खलीलजाद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। जो मीडिया पे बातें हुई वही 3-4 बातें कि अफगान अमन अमल को तेज़ किया जाए, पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं, पाकिस्तान और आगे बढ़े, पूरा प्रोसेस जो है इसको तेज़ी से आगे लेके चले। पाकिस्तान ने कहा कि हालात आगे बेहतर, खित्ते में एक जो है पुरन अफगानिस्तान ही पुरन पाकिस्तान की जमानत है। आगे क्या क्या बातें हुई, मजीद जरा थोड़ा सा हमें इन डेप्थ बताइएगा इस मुलाकात में। देखिए जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो पीरियड है जिसके दरमियान में आपने देखा कि बहुत इसको संभाल के लेके चलना है, वरना ये आउट ऑफ हैंड भी हो सकता है। और आपने देखा है वहाँ लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ज़ल्मी खलीलजाद का ये जो विज़िट था ये इसी सिलसिले में था, बिकॉज़ अमेरिका को फील होता है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसमें पेशरफ्त पे और ज़ोर दे, जो कि पाकिस्तान दे रहा है। अब ऑब्वियसली जितना हम दे सक रहे हैं, जितना ज़्यादा हमारे स्टेक्स हैं कि जी यहाँ दोबारा वो ना हो जो 9/11 के बाद हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ये तब भी कहा था कि ये वॉर जो है ये हमारी वॉर नहीं है। और इस दफ़ा जब हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि जी अमेरिका जो है वो इस पे नाराज़ भी होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसने बहुत कोशिशें की हैं और कर रहा है और भी करेगा कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाए। प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान तो करेगा, लेकिन अमेरिका जो सारा मैस जिसने फैलाया है, देखें पाकिस्तान तो करेगा, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन सारा मैस तो अमेरिका ने इस वक्त क्रिएट किया ना। और जिस तरीके से वो जा रहा है, अब वो तो जा रहा है पूरा इतना बड़ा मैस क्रिएट करके और फिर कह रहा है कि नहीं आप उसको समझाएं। मतलब
ये जरा थोड़ा सा बताइएगा हमें इस पे, अमेरिका का खुद जो किरदार रहा है इसके ऊपर। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने उज़्बेकिस्तान में बड़ी क्लियरली स्पीच की, उन्होंने सबको बताया कि देखें जी, हमें कहा जा रहा है कि जी आप और लगाएं जोर, जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपनी सबसे ज़्यादा हमें स्टेक, क्योंकि ये सारा फिर स्पिल ओवर होके हमारे ऊपर आता है। लेकिन मसला ये है कि 20 साल पहले वो कह रहे हैं, जब मैं कह रहा था तो उस वक्त तो अभी 5% था तालिबान के हाथ में, तो उस वक्त बैठ जाते हैं तो ना इतनी डिस्ट्रक्शन होती, ना इतने लोग मारे जाते, और वो भागे आते क्योंकि उनको लगता उनका स्टेक इतना बड़ा नहीं था उस वक्त, उनको जरूरत थी कि वो सहारा लेते। अब जबकि वो जीत रहे हैं, अमेरिका भाग गया खुद छोड़ के, तो अब वो कहते हैं कि जी आप उनको लेके आए, तो वो जीत रहे हैं और अमेरिका भाग गया, तो वो क्यों आए टेबल पे? वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान और बाकी उनको कह रहे हैं कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, खित्ते के लिए आना पड़ेगा, अफगानियों के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि अगर लड़ाई होती रही तो फिर तो कोई भी नहीं जीतेगा, सबको नुकसान होगा। 20 साल लड़ाई हुई है, 20 साल सबने सफर किया है, तो अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने खुद जो उनको इस स्टेज पे छोड़ा है, और वो इस स्टेज पे उनका अपर हैंड है, और उसके ऊपर इजराइल और इंडिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है ये खराब हो। और इंडिया का जो आपने देखा है, जो वो रीइंफोर्स कर रहे हैं वेपनरी को, जो इंडिया, ये पेगासू जो कंपनी आई है, जिसके जरिए पता चला है कि वो फोन जो है इमरान खान साहब का भी फोन जो है वो उन्होंने उसको भी हैक किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि यहाँ बड़े दो क्लियर स्पॉयलर्स हैं, एक इंडिया और एक इसराइल, और हम पूरी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इसको हमने हर लेवल पे लेके जाना है, इनको एक्सपोज करने, क्योंकि ये दो हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ अमन हो, क्योंकि यहाँ अमन का मतलब है। जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, अब अमेरिका के जो किरदार जो बात कर रहा है, ज़ल्मे खलीदात भी यहाँ पे आ रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ और तौसीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि और ज़्यादा अच्छे से करें, जबकि भेड़ा गरक करके खुद अमेरिका गया यहाँ पे इस पूरे रीजन में। क्या कहेंगे? दूसरा ये कि अंदलीब बीबी ने जो इस वक्त बात की, पेगासस उसकी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो है वो फ़ोन टैप किए गए, और भारतीय डेटा जो है वो भी वहाँ पे गया, उधर राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हुआ है। तो इस मामले को पाकिस्तान सिफारतकारी के तौर पर कैसे आगे लेके चल सकता है? पाकिस्तान के पास क्या फोरम है? दुनिया इससे परेशान है। जनरल साहब देखिए जी, पहले तो अफगानिस्तान देख लीजिए, ये एक गलत इंप्रेशन है दुनिया में कि शायद हमारा तालिबान के ऊपर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हमारा इन्फ्लुएंस जब तक अमेरिका मौजूद था तो हम ये जरूर करते थे कि उनको धक्का लगा के बिठाते थे बार बार कि भाई ये कुछ ना कुछ तुम करो, बैठ जाओ इनके साथ, तो वो बैठते रहे। अब वो खुद ही दोनों साइड अफगान है। हम ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के लोग खुद ये फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। अगर हम तालिबान हमें ये कहें कि जी हमारी बात मनवाएं अशरफ गनी से, तो क्या हम मनवा सकते हैं उससे? या अशरफ गनी कहे कि जी हमारी बात ये तालिबान से मनवाएं, तो तालिबान हमें ये कहेंगे कि जनाब आप कौन होते हैं हमें ये हेल्प देने वाले? जब ये तय हो गया कि ये अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड होगा, तो बाहर से तुम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो ये एक इशू है जो अब बिल्कुल वहां पे और उन्होंने ही करना है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ एक साइड पे खड़ा है, और वो साइड है आपकी कि आप अगर कोई थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं तो तालिबान से। अशरफ गनी वाला तो आपके ऊपर झूठ इल्जाम तराशी और आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। यहां अमेरिका का रोल था। जब तक अमेरिका खुद बात कर रहा था तो हमें मसला नहीं था, वो तालिबान को हम पुश करते थे। अब अशरफ गनी जो मैदान में पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि जी 10,000 ट्रुप्स भेज दिए, कभी कहते एयरफोर्स ने ये कर दिया, अब ये अगवा का, क्या अमेरिका का फर्ज नहीं है कि वो अशरफ गनी जो अमेरिका के पैसे पे पल रहा है और वहां बैठा हुआ है, उसको कम से कम ये कहें कि हम तेरा पैसा बंद करेंगे, इंसान बनो, क्यों झूठे इल्जाम लगाते हो, या अगर कोई सबूत है तो लेके आओ। ठीक, यानी अमेरिका आपके मुफाद की तो कोई बात करे ही ना, बाकी इंडिया जो करता है करता रहे, अशरफ गनी जो कहता है कहता रहे, ले दे के ज़ल्मे खलीलजाद इधर पहुंच जाए और आके पाकिस्तान को कह दिया आप कुछ करें। ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। अमेरिका यहां से निकला, उसने वो किया जो वो हमेशा करता है कि गए बड़े तराक से, बड़ा ढोल बजाए, नारे ये कर देंगे वो कर देंगे, निकले तो दुम दबाई हुई और बाहर चले गए।
अब इन हालात में ठीक है, और उसके वो बाद तमाम वादे जो हमें कहा गया कि आप नॉन नेटो मेजर नॉन नेटो एलाई हैं, वो गया हवा में। हमें कहा गया कि अब हम इस तरह नहीं निकलेंगे ठीक। यहां से, वो हिलरी क्लिंटन कहती रही हम ठीक ठाक करके जाएंगे, खिता बर्बाद करके उसको सत्यानाश करके तो निकल गए। तो इतना तो कम से कम करो यार कि ठीक है। तुम लोग पैसे देके जिसको पाल रहे हो। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका का इस वक्त उनकी पॉलिसी क्या है इस रीजन के बारे में? ये सवाल मैं रखूंगा साजिद तारण की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी साजिद तारण साहब, आपकी तरफ आऊंगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर से अफगानिस्तान से नहीं निकला, उसने सिर्फ अपने ट्रुप्स को निकाला है, अपने आप को रीपोजिशन किया है। अब काबुल पर, अफगानिस्तान पर और उनका साथ देने वाली रियासतों पर, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, वो सैंक्शंस के, इक्तिसादी पाबंदियों के हवाले से जो है अपना हथियार जो है वो उसको ज़रा टाइट रखेगा। और पाकिस्तान, हम जानते हैं, हम डिपेंड करते हैं IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के ऊपर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, FATF के ऊपर और GSP+ स्टेटस के ऊपर। इसी तरीके से जैसे ईरान के साथ किया, अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा होना है। तो अमेरिका ने सिर्फ रीपोजिशन किया अपने आप को। तारण साहब, मैं देखें इस वक्त आपको 5 चीजें बताना चाहूंगा, जो 5 सिनेरियो इस वक्त वाशिंगटन DC में सियासी हलकों में और सफारती हलकों में जो 5 सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं। नंबर 1 उसमें ये डिस्कस हो रहा है कि चाइना को, ये हो सकता है कि चाइना के लिए एक ट्रैप हो, क्योंकि चाइना की हिस्ट्री आप देखें तो आज तक वो किसी जंग में नहीं फंसा, और ये हो सकता है कि उस रीजन में चाइना के लिए एक वैक्यूम क्रिएट किया गया हो और चाइना उसमें आए, और ताकि अमेरिका जो है वो एक कैचअप करे, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो चाइना की कैचअप नहीं हो रही। नंबर 1। दूसरा सिनेरियो इसमें ये डिस्कस हो रहा है क्योंकि इस वक्त वाशिंगटन DC सारा इंडियन डायस्पोरा के कब्जे में है। व्हाइट हाउस में कंप्लीटली इस वक्त इंडियन जो है वो अपने मसल फ्लैक्स, इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन, करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल सारा उनका टिल्ट जो है वो सारा इंडिया की तरफ है। आपने ये भी देखा होगा कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की तरफ देख रही है दफाई लिहाज से भी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट उसमें ये है कि ये ओबामा की थर्ड टर्म समझी जाती है। ओबामा की थर्ड टर्म इसलिए समझी जाती है कि इस वक्त वाशिंगटन DC में जितने भी जो कैबिनेट है उसमें ज्यादातर ओबामा पीरियड के जो है वो एडवाइजर बैठे हैं। अब उन लोगों ने क्या देखा है? उन्होंने उसामा बिन लादेन को देखा है, उन्होंने रेमंड डेविस को देखा है, उन्होंने सलाला चेक पोस्ट का हादसा देखा है। तो ये सारे लोग, और बिलखसूस इस वक्त जो रशिया या दूसरे ममालिक ये समझते हैं कि ये जंग नहीं लड़ सकते, ये जंग लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने, पुतिन ने और दूसरे सियासी लीडरों ने इनको सीरिया में टेस्ट किया और कई दूसरे क्रीमिया में टेस्ट किया, तो जंग नहीं लड़ेंगे। एक तो ये है, उसकी वजह ये समझा जाता है कि ये गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकेगी, अगली जो गवर्नमेंट आएगी। क्योंकि एक बात यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को सियासी इश्यूज भी हैं अमेरिका के अंदर। आधा मुल्क ये समझता है कि दे डिड नॉट विन द इलेक्शन, दे स्टोल द इलेक्शन। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि कामयाब तजर्बा जिस तरह आपने खुद कहा कि ईरान पे ट्रंप साहब ने किया था एम्बार्गो और सैंक्शंस, और आपने देखा होगा कि आपके तरफ भी एक तो फैटफ, और दूसरा उन्होंने अगले दिन जो एक नया यहां से शोशा छोड़ा था, आपका अंडर एज रिक्रूटमेंट इन द मिलिट्री, तो उसमें भी वो यही मूड बना रहे हैं कि आपको एक तो फाटफ में बिजी रखें, एंगेज रखें, दूसरा आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएं, आपके साथ जो दफाई उनके मुआहदे हैं वो भी या खत्म करें, जो टूटी फूटी एड है वो भी खत्म करें। तीसरा एक मैं चीज ये कहूंगा कि यहाँ पे ये भी ठीक है। आपके पॉइंट को मैं अंजलि अब्बास की तरफ लेके चलता हूं। पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त, ये जो मिलिट्री सैंक्शंस के हवाले से बात की जा रही है, इकोनॉमिक सैंक्शंस के हवाले से बात की जा रही है, कोई आइडियल रिलेशनशिप नहीं होगी पाकिस्तान और वॉशिंगटन के लिए। क्या परसू कर रही है, क्या देख रही हैं अंजलि बीबी आप? देखिए, हम तमाम ममालिक के साथ एक स्ट्रॉन्ग और पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। अमेरिका के साथ हमारे बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं, लेकिन हम थोड़ा, जब प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे तो बड़ा क्लियरली जाके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब हम एड बेस्ड नहीं, ट्रेड बेस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। हम अमदाद लेने नहीं आए, हम ट्रेड और बिजनेस और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो हमने बड़ी क्लियरली, अब ऑब्वियसली
हमारी पोजीशन ऐसी है इस वक्त के हमारा अपना स्टेक और बाकी रीजन का स्टेक जिनके साथ हम मिल रहे हैं, हम मिल के पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के पीस के लिए और अमेरिका के लिए, अफगानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए और बाकी खित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे मिल के कोशिश करें कि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट और वॉर और वायलेंस ना हो। लेकिन अमेरिका को भी रियलाइज करना चाहिए, और अमेरिका के अपने वॉशिंगटन पोस्ट और अब यूके के गार्डियन ने कहा है कि इंडिया और इजराइल मिलके मुल्कों के अंदर उनकी सारी साइबर वॉरफेयर करके तखरीबकारी कर रहे हैं। एंड आई थिंक हाई टाइम है कि अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज करे कि स्पॉइलर रीजन में कौन है। हमें तो वो कह रहे हैं और हम करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड उनको इंडिया को और इजराइल को भी लगामें लगानी चाहिए, क्योंकि वो स्पॉइल कर रहे हैं वो सारी चीजें। लेट्स सी कि अमेरिका जो है ये लगामें लगाता है या नहीं लगाता और सूरत को हाल को कहां लेके जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब और साजिद तारड़ साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।